Renewable Energy Technology course lecture series में we're going to start the third lecture of the geothermal energy. तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज के बारे में बात की थी कि जो हाइड्रोथर्मल रिसोर्सेज के अंदर जो इम्परमेबल रॉक्स का जो एरिया है वो वाला, और ये एरिया और जो दरमियान में जो परमेबल रॉक्स हैं, जो उनके रिजर्वायर्स हैं, और कोल्ड जो वाटर थ्रू सम कैनाल्स और थ्रू सम रेन जो कि आता है, उसके बाद ये यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद थ्रू दिस पोर्शन कोल्ड वाटर, और ये जब अंडरग्राउंड चला जाता है ज़मीन में और परमेबल रॉक्स के अंदर, तो यहाँ से ये हॉट फ्लूइड जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जियोथर्मल फ्लूइड में, और वहाँ से फर्दर जो है वो फिर जो भी इसका प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। और हॉट वाटर फील्ड्स जो हैं वो डिफरेंट अवेलेबल हैं पेनोनियन बेसिन हंगरी के अंदर, पो रिवर वैली इटली में, और इसी तरीके से डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वेट स्ट्रीम फील्ड्स जो हैं वो प्रेशराइज वाटर होता है जिनका टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करना है कि जो वेपर डोमिनेटेड रिसोर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो वेपर डोमिनेटेड रिजर्वायर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम ऑफ प्रेशर अबव द एटमॉस्फेयर एंड हाई टेम्परेचर अबव 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो वेपर डोमिनेटेड रिजर्वायर्स होते हैं वो सैचुरेटेड स्टीम होती है, ठीक है, और उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से अबव होता है, और जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 350 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। वाटर एंड स्टीम को एग्जिस्ट, इसके अंदर इन जो रिजर्वायर्स हैं उनके अंदर जो वाटर है वो भी एग्जिस्ट करता है और स्टीम जो है वो भी एग्जिस्ट करती है, दोनों चीज़ें इकट्ठे एग्जिस्ट करती हैं। बट स्टीम इज इन डोमिनेंट फेज, जो स्टीम है वो हम ये कह सकते हैं कि डोमिनेंट फेज में है या ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। एंड रेगुलेट्स प्रेशर इन द रिजर्वायर, और जो रिजर्वायर में प्रेशर जो है वो यही रेगुलेट करती है। स्टीम ऑब्टेन फ्रॉम सच अ जियोथर्मल फील्ड डायरेक्टली ड्राइव्स अ टरबाइन, और जो स्टीम ऑब्टेन की जाती है जियोथर्मल फील्ड से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसको हम वेपर डोमिनेटेड रिसोर्स कह रहे हैं, उससे डायरेक्टली जो है वो टरबाइन जो है उसको चलाया जाता है। मेजर जियोथर्मल पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड, अच्छा इनमें जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वेपर डोमिनेटेड रिसोर्स के हवाले से कौन कौन से हैं, वो मत्सुकुआ जापान में है, और गीजर्स एक है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है, और मेट एमिटा इटली में है, और कामोजांग जो है वो इंडोनेशिया में है। A hard dry rock field also comes under this category। अच्छा, इस कैटेगरी के अंदर जो है वो जो ड्राई रॉक फील्ड होती है अंडरग्राउंड, वो भी इस कैटेगरी में आ जाती है। दिस इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विद हाई टेम्परेचर रॉक्स एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है इसकी हाई टेम्परेचर पर जो रॉक्स अवेलेबल होती हैं जो कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर, heated by conductive heat flow from magma but contains no purely water। और ये जो हीट होती है ये कंडक्टिव हीट होती है, जैसे कि हमारी बात पहले लेक्चर में हो चुकी है कि जो मैग्मा से जो अंडरग्राउंड ज़मीन के काफ़ी गहराई में जो मैग्मा है, जो लावा है, वहाँ से जो हीट की कंडक्शन है जो कि ऊपर की जानिब जाती है, और जो रॉक्स हैं उनसे वो जो कंडक्शन होती है हीट, और वो जो रॉक्स हैं वो हाई टेम्परेचर हैं और 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। To tap its energy, the impermeable rock is fractured। अच्छा, इस एनर्जी को टैप करने के लिए, हासिल करने के लिए जो impermeable rock है उनको फ्रैक्चर्ड किया जाता है, उनमें ड्रिलिंग की जाती है। एंड वाटर इज इंजेक्टेड टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर, और जो वाटर है उसको यूं कहे इंजेक्ट किया जाता है ज़मीन में impermeable रॉक्स की तरफ, ताकि जो वाटर है उसको इंजेक्ट करके उन रॉक्स के थ्रू गुजारा जाए और फिर वो जो रिजर्वायर है वो क्रिएट किया जाए
हाई टेम्परेचर का। वाटर सर्कुलेट्स एंड हॉट फ्लूइड रिटर्न टू द सरफेस। वाटर क्या करता है, सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करने के बाद जो गर्म पानी है वो रिटर्न करता है सरफेस की तरफ थ्रू द अदर ड्रिल्ड वेल एज स्टीम एंड हॉट वाटर विच आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और उससे जो है ना फिर जो स्टीम जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी उससे जनरेट की जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट वन है जियो प्रेशर रिसोर्स कि जियो प्रेशर रिसोर्सेज कंटेन मॉडरेट टेम्परेचर ब्राइन्स जिसमें 160 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेनिंग डिजॉल्व मीथेन। अच्छा, ये जो जियो प्रेशर रिसोर्स जो हैं ये कंटेन होते हैं, इनमें ब्राइन होता है, साल्टी वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, बल्कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है वो अवेलेबल होता है, और जो कि मीथेन जो है वो इसमें ऐड होता है इसके साथ। These are trapped under high pressure, nearly 1000 bar और 987 एटमॉस्फेरिक। ये जो रिजर्वायर है या रिसोर्स है ये ट्रैप्ड होता है हाई प्रेशर, जो कि 1000 बार या 987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको ट्रैप्ड हुआ होता है इन अ डीप सैंडी फॉर्मेशन, जो कि सैंडी फॉर्मेशन मतलब जैसे रेत टाइप की फॉर्मेशन होती है, सील बिटवीन इनपरमेबल लेयर्स ऑफ शेल। और ये शील्ड होती है, मतलब सील्ड होती है, उसमें मौजूद होके जमा होती है लेयर ऑफ शेल जो हैं इम्परमेबल रॉक्स के, जो कि हम कह सकते हैं कि फॉर्म ऑफ रॉक्स हैं, और क्ले जो है जो कि फाइन ग्रेन नेचुरल सॉइल मटेरियल्स है एट द डेप्थ ऑफ 2000 से 10,000 मीटर, जो कि 2000 से 10,000 मीटर अंडरग्राउंड डेप्थ में ये फाइन ग्रेन नेचुरल सॉइल मटेरियल और प्लस इन द फॉर्म ऑफ शेल या इन द फॉर्म ऑफ रॉक जो है इम्परमेबल लेयर ऑफ शेल के हवाले से मौजूद होती है। तो व्हेन टैप्ड बाय बोरिंग वेल्स, अब जब क्या करते हैं जो भी वेल्स हैं उनको बोर किया जाता है, बोर करने के बाद इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टैप किया जाता है। 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल। तो इसमें 3 सोर्सेज जो है वो एनर्जी के अवेलेबल होते हैं। एक थर्मल एनर्जी होती है, दूसरा मैकेनिकल या प्रेशर एनर्जी इसको हम कह सकते हैं, और तीसरी केमिकल जस्ट लाइक मीथेन जो लिक्विड है उस टाइप की एनर्जी भी इसमें अवेलेबल होती है। तो टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल to tap geopressure brines as investigated in offshore wells in Texas। तो टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनको टैप कर लिया जाता है जियो प्रेशर मतलब अंडरग्राउंड जो प्रेशर्स के ब्राइन्स हैं उनको, और इन्वेस्टिगेट किया जाता है ऑफशोर वेल्स के हवाले से, जो कि टेक्सास में और लुइसियाना एट द यूएस गल्फ कोस्ट जोन अप टू अ डेप्थ ऑफ नियरली 6570 मीटर्स बट नॉट प्रूव्ड इकोनॉमिकली कम्पिटिटिव। अच्छा, ये इस टाइप के जो रिसोर्सेज हैं वो जैसे मैंने आपको दिखाया बताया कि यहाँ पर जो टेक्सास और लुइसियाना यूएस गल्फ कोस्ट जोन में उनको तकरीबन इन्वेस्टिगेट किया गया है जो प्रेशराइज्ड ब्राइन को, जो कि 6570 मीटर अंडरग्राउंड अवेलेबल है, लेकिन ये जो इकोनॉमिकली जो है ना वो कम्पिटेटिव इसको प्रूव नहीं किया गया। Extensive research is yet to confirm the long term use of this resource, और इस रिसोर्स की जो एक्सटेंसिव रिसर्च है उसके हवाले से अभी जो है ना कंफर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। द फाइनल वन इज द मैग्मा, जो हम जानते हैं जिसको हम लावा कहते हैं। So magma is a molten rock at temperature ranging from 700 degree centigrade to 1600 degree centigrade। तो मैग्मा जो है लाजिम बात है, ये जो पिघले हुए जो रॉक्स हैं उनसे बनता है, और ये हाई टेम्परेचर होता है जिसका टेम्परेचर तकरीबन 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक अवेलेबल होता है। दिस हॉट विस्कोस लिक्विड comes out at active volcanic vents and solidifies। अच्छा, ये जो हाईली टेम्परेचर लिक्विड है, और क्योंकि ये विस्कस लिक्विड होता है इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बड़ी ही स्लो स्पीड में या उसमें ये मूव करता है जब ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हम देखते हैं कि जब कोई भी जो पहाड़ है जब वो फटता है, वॉल्केनिक जो माउंटेन्स हैं, तो वहाँ से हम देखते हैं कि वो जो एकदम बड़ी कोई शदीद नहरी पानी की तरह नहीं निकलता, बल्कि वो बहुत स्लोली स्लोली, क्योंकि इट्स वेरी विस्कस लिक्विड है, और इसकी वजह से और बड़े आराम आराम से ये वेंट से और जो सॉलिडिफाइज जो जगह होती हैं वहाँ से निकलता है।
इट में फॉर्म रिजर्वायर एट सम डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो कुछ अर्थ सरफेस पे ये रिजर्वायर्स बन जाता है, मतलब वहाँ मौजूद हो जाए, रह जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है, और वो रिजर्वायर जो है वो फिर काम आता है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो मैग्मा चैम्बर्स रिप्रेजेंट अ ह्यूज एनर्जी सोर्स, और ये जो रिजर्वायर हैं इनको चैम्बर्स कह रहे हैं मैग्मा के, ये काफ़ी ह्यूज एनर्जी सोर्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बाय द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी डज नॉट अलाउ रिकवरी ऑफ हीट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है ये अभी करंटली हीट जो है उनसे, उन रिजर्वायर से अलाउ नहीं कर पा रही। अच्छा, जियोथर्मल पावर जनरेशन कितने टाइप्स की हैं उनके बारे में ज़रा बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम जियोथर्मल रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर हैं जो कि जियोथर्मल रिसोर्सेज के हैं, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो हैं डेवलप हो चुकी हैं और उनसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा रही है। इन पे नंबर 1 पे है लिक्विड डोमिनेटेड रिसोर्सेज, जिसमें 3 टाइप्स की जो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं। पहली इसके लिक्विड के अंदर एक तो पहली डायरेक्टली आ जाती है फ्लैश स्टीम सिस्टम, और दूसरी आ जाती है बाइनरी साइकिल सिस्टम। अच्छा, ये आ जाती है लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम के अंदर फर्दर 2 हैं। अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करें लिक्विड के अलावा वेपर को, तो हम कह सकते हैं कि वेपर डोमिनेटेड रिसोर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो हम इनको डायरेक्टली भी कह सकते हैं क्योंकि वेपर जो है वो लिक्विड की ही फॉर्म है। लेकिन अगर हम ये कहें कि फ्लैश स्ट्रीम सिस्टम, बाइनरी साइकिल सिस्टम और वेपर डोमिनेटेड सिस्टम, ये 3 टाइप के सिस्टम जो हैं वो अवेलेबल हैं और जिनसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले की बात करें तो दैट वन इज अ लिक्विड डोमिनेटेड रिसोर्स। तो जो लिक्विड डोमिनेटेड रिसोर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जियोथर्मल फ्लूइड इज ईदर अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल आउटफ्लो और फ्रॉम अ बोर्ड वेल। तो जो लिक्विड डोमिनेटेड रिसोर्स है उसके अंदर जो थर्मल फील्ड को जो सेलेक्ट किया जा रहा है वो या तो ऑलरेडी अवेलेबल होगी, जो नेचुरल आउटफ्लो है कोई भी किसी किस्म का भी, या फ्रॉम है बोर्ड वेल। अब इसमें क्या होगा, या तो उसको बोरिंग करके एक जो वेल है जो बनाया गया होगा उससे जो हम कह सकेंगे जो फ्लूइड है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अच्छा, द ड्रिलिंग कॉस्ट इंक्रीजेज ग्रेटली विद डेप्थ। अच्छा, जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, ड्रिलिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। एंड द टेक्निकली वायबल डेप्थ इज 10 किलोमीटर। और इसका मतलब ये हुआ कि जो वायबल लेंथ है, जो कि फिजिबल है इकोनॉमिकली, वो 10 किलोमीटर तक की लेंथ है, गहराई है। और उसके बाद इसका मतलब ये है कि वो फिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा की गहराई करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जो है वो पड़ सकता है। Thus only the geothermal wells of maximum output at shallow depths offer the best prospects for the power generation। तो ऐसे जियोथर्मल वेल्स जो मैक्सिमम आउटपुट दे होंगे वो शैलो डेप्थ्स में जा सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा गहराई पे होंगे। मतलब फ़र्ज़ किया अगर वो 10 किलोमीटर की गहराई पे हैं, वो ज़्यादा अच्छी जो है वो आउटपुट दे पाएंगे निस्बतन इसके जो कि 5 किलोमीटर वाली उस पे अवेलेबल हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट शैलो डेप्थ्स जो होंगे वो बेटर ऑफर करेंगे प्रॉस्पेक्ट फॉर दी पावर जनरेशन। अच्छा, फ्लैश स्टीम सिस्टम एक पहला स्टीम सिस्टम है जिसके बारे में बात करते हैं। So the choice of geothermal power plant is influenced by brine characteristic and its temperature। अच्छा, इस जो स्टीम सिस्टम है उसमें जो जो थर्मल की जो पावर प्लांट की जो चॉइस है वो इन्फ्लुएंस की गई है ब्राइन से, ब्राइन की कैरेक्टरिस्टिक से, जो कि साल्टी वाटर है या किसी भी ऐसे ऐसा वाटर जिसके अंदर किसी भी केमिकल की कंपोजिशन मौजूद हो, उसको हम कह सकते हैं कि दैट वन इज अ स्पेशल ब्राइन वाटर। अच्छा, फॉर ब्राइन टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड द जियोथर्मल फ्लूइड इज यूज्ड। तो ऐसा ब्राइन जिसका टेम्परेचर जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, ऐसे जियोथर्मल फ्लूइड को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, दिस फ्लैश सिस्टम स्टीम सिस्टम इज सुटेबल फॉर पावर जनरेशन एज डिटेल इन द फिगर। और ये जो फ्लैश सिस्टम है इसको हम कह सकते हैं कि ये सुटेबल है फॉर द पावर जनरेशन। अच्छा, इसके अंदर अब क्या सिस्टम जो है वो अप्लाई किया जाता है कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन वेल है वो हम देख सकते हैं कि वो ये यहाँ है, और यहाँ से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन से ब्राइन,
जिसका टेम्परेचर जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। अच्छा, अब ये ब्राइन जब यहाँ पर आया, अब ये सेपरेटर किया जा रहा है, इसको सेपरेट किया जा रहा है। इस ब्राइन से स्टीम जो है वो एक्सट्रैक्ट की जा रही है, सेपरेटर, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब ये जो स्टीम है, अब ये डायरेक्टली जा रही है टरबाइन में, ठीक है। अब इस टरबाइन से थ्रू अब दो चीजें हो रही हैं। नंबर वन पे टरबाइन से डायरेक्टली जनरेटर को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, और जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जा रही है, और वो फिर नेशनल ग्रिड में या किसी भी ग्रिड में उसको शामिल कर लिया जाता है। नंबर दो पे कंडेंसर के थ्रू इसको कंडेंसेट किया जाता है, और कंडेंसेट करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर है जो मिलेगा, वो वाटर हम लेके जाएंगे इसको कूलिंग टावर में, और कूलिंग टावर में एयर एंड वाटर वेपर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, और इसके बाद जो एयर है वो यहाँ पर मतलब इस कूलिंग टावर में दी जा रही होगी, और वहां से ये जो वाटर है ये एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा दोबारा से, और फिर जो फाइनल फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक तो स्टीम है ना, स्टीम का जो वाटर है वो भी ऑलरेडी यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा, और जो कूलिंग टावर से जो फाइनल वाटर होगा, जो कि ये स्टीम बनने के बाद और ये जो वाटर आएगा, वो हम क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे थ्रू सम वेल, और जिसको हम कहेंगे कि दिस इज द इंजेक्शन वेल, ठीक है। और इसके अलावा ये जो वाटर है इसको हम डायरेक्टली हीट यूजेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अच्छा, फर्दर इसको हम जरा थोड़ा यहाँ देख लेते हैं इसकी थ्योरी, कि जियोथर्मल फ्लूइड इज a mixture of steam and brine. It passes through a flash chamber where a large part of the fluid is converted to steam. देखिए, जैसे ये बात हो रही है कि ब्राइन से यहाँ पर जो लार्ज पार्ट है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पासिस थ्रू द टरबाइन कपल्ड विद द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, अब ये जो ड्राई स्टीम यहाँ से जा रही है, ये स्टीम जाके यहाँ पर जैसे बात हुई कि टरबाइन में आएगी, और टरबाइन में आने के बाद जनरेटर के साथ कपल्ड होगी, और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही होगी। अच्छा, हॉट ब्राइन फ्रॉम द फ्लैश चैम्बर and the turbine discharge from the condenser are re-injected into the ground. अच्छा, ये जो ब्राइन है, यहाँ से जो फ्लैश चैम्बर से जो हॉट ब्राइन है उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा, या थ्रू दिस टरबाइन और कंडेंसेशन के अमल के थ्रू ये जो कूलिंग टावर था उसके थ्रू भी इसको यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। री-इंजेक्शन ऑफ द स्पेंट ब्राइन इंश्योर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ जियोथर्मल फ्लूइड फ्रॉम द वेल। और उसके बाद कमर्शियली अवेलेबल टर्बो जनरेटर यूनिट्स इन द रेंज ऑफ 5 to 20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक इन द यूज टू improve the total efficiency of the system. Hot water is utilized for poultry farming in cold regions. अच्छा, efficiency of the system को improve करने के लिए ये जो hot water होगा उसको यूटिलाइज किया जा सकेगा पोल्ट्री फार्मिंग में कोल्ड रीजन्स के लिए, जो ठंडे इलाके हैं, क्योंकि ये वाटर ऑलरेडी मौजूद होगा ब्राइन का, तो उसको वहां पर फर्दर जो है वो इस्तेमाल में लेके आया जा सकेगा। अच्छा, सेकंड वन इज द बाइनरी साइकिल सिस्टम। A binary cycle is used where geothermal fluid is hot water with temperature less than 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब इस साइकिल के अंदर वहां पर ब्राइन था, लेकिन यहाँ पर हॉट वाटर होगा, और जिसका टेम्परेचर जो है वो लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दिस प्लांट ऑपरेट्स विद अ लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो है वो लो बॉइलिंग पॉइंट है वर्किंग फ्लूइड। अच्छा, इसमें ये कह सकते हैं कि ऐसे वर्किंग फ्लूइड जिनका टेम्परेचर हमें जैसे बात हुई है कि 100 डिग्री से कम होगा, जस्ट लाइक आइसोब्यूटेन, फ्रियोन, इन अ थर्मोडायनेमिक क्लोज रैंकिंग साइकिल, ऐसा रैंकिंग साइकिल जो अलाउ करता है मैकेनिकल वर्क में टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए फ्लूइड एज इट मूव्स बिटवीन अ हीट सोर्स एंड हीट सिंक। अच्छा, द वर्किंग फ्लूइड इज वेपोराइज्ड बाय जियोथर्मल हीट इन ए हीट एक्सचेंजर एज शोन इन द फिगर। इसमें ये होगा कि सबसे पहले यहाँ से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन वेल से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा जो भी वाटर होगा या जो भी वर्किंग फ्लूइड होगा पंप के थ्रू, और ये यहाँ से एंटर होते हुए अब क्या होगा, हीट एक्सचेंजर जो है वो यहाँ पर लगा होगा, और इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू ये जो यहाँ पर जो भी वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ से हॉट ब्राइन एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। हॉट ब्राइन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस हीट एक्सचेंजर के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड आइसोब्यूटेन या फ्रियोन टाइप का, वो यहाँ पर इस हीट एक्सचेंजर में साथ गुजारा जाएगा। अच्छा, गुजारने के बाद वो टरबाइन की तरफ जाएगा और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा,
और उसके बाद जो वर्किंग फ्लूइड है, तो जो वर्किंग फ्लूइड है ये कंडेंसर के अंदर यहाँ पे इसको कंडेंसेट करके और फर्दर जो है वो फिर कूलिंग टावर में इसको डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वेपर एक्सपेंड एट इज पासिस थ्रू द टरबाइन जो यहाँ से जब गुजरता है तो एक्सपैंड होगा, कपल्ड विद द जनरेटर। एग्जॉस्ट वेपर इज कंडेंस्ड इन ए वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड रिसाइकल थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। तो इसको ये पूरा जो है वो रिसाइकल किया जा सकेगा। पावर प्लांट्स ऑफ 11 मेगावाट इन कैलिफोर्निया and 10 megawatt at Raft River, Idaho, USA operate on a binary cycle। तो बाइनरी साइकिल पे ऑलरेडी जो पावर प्लांट्स हैं वो कैलिफोर्निया में 11 मेगावाट का और इसी तरीके से यूएसए इडाहो राफ्ट रिवर पे के थ्रू 10 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जा रही है थ्रू दिस बाइनरी साइकिल सिस्टम। एंड द सेकंड वन इज अ वेपर डोमिनेटेड जियोथर्मल इलेक्ट्रिक पावर फील्ड। अच्छा, यहाँ पर इन अ वेपर डोमिनेटेड प्लांट स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जियोथर्मल वेल्स। स्टीम को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है जियोथर्मल वेल से, passes through a separator to remove particulate contents and flow directly to steam turbine। अच्छा, दरमियान में कोई भी एक जो है ना सेपरेटर लगा दिया जाता है जिसके थ्रू जो है ना वो जो पर्टिकुलेट कंटेंट्स हैं उनको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद इसको डायरेक्टली जो है वो स्टीम टरबाइन में ऐड कर दिया जाता है। स्टीम दैट ऑपरेट्स द टरबाइन कपल्ड विद द जनरेटर इज एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 245 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो स्टीम है जो कि एक्सट्रैक्ट करके टरबाइन को जो सप्लाई की जाती है और वो जनरेटर के साथ जो कपल्ड है वो टेम्परेचर उसका तकरीबन 245 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और प्रेशर एट 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसको हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ 7 बार, which is less than those in conventional steam cycle plants, जो कि लेस होता है steam cycle plants में 540 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 130 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कन्वेंशनल स्टीम साइकिल प्लांट है वो होता है। तो हम ये देख सकते हैं इसके अंदर कि किससे कि स्टीम टरबाइन, कंडेंसर और वहां से जो है ना वाटर, और इस वाटर को जो है वो फिर थ्रू कूलिंग टावर जो है वो इसको रिसाइकल कर दिया जाता है थ्रू कंडेंसर, और फर्दर जो यहाँ पर जो इसका एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल कर किया जा सकता है। और जब इस वाटर को जो वेस्टेज होती है या इंजेक्शन किया जा सकता है जो फाइनल फॉर्म होती है इन द इंजेक्शन वेल। तो एग्जॉस्ट stream from the turbine passes through a condenser and the water so form circulates through the cooling tower। वही बात जो भी की है। It improves the efficiency of the turbine and controls environmental pollution associated with the direct release of the steam into the atmosphere। इससे ये फायदा होता है कि जो कूलिंग टावर के थ्रू जो स्टीम है वो जो फाइनल रिलीज की जाती है, ये जो एयर एंड वाटर वेपर्स, तो हम कह रहे हैं कि इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन एंड कंट्रोल्स एनवायरमेंट पोल्यूशन एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट रिलीज ऑफ द स्टीम इनटू द एटमॉस्फेयर। वेस्ट वाटर फ्रॉम द कूलिंग टावर सम्प इज रीइंजेक्टेड इनटू द जियोथर्मल वेल टू इंश्योर कंटीन्यूअस सप्लाई। क्योंकि जो वेस्ट वाटर है उसको जो कूलिंग टावर जो है वो क्या करता है, उसको रीइंजेक्ट कर देता है जियोथर्मल वेल में वापस, ताकि जो कंटीन्यूअस सप्लाई जो है वो मिलती रहे। एट प्रेजेंट सच ए सिस्टम इज बीइंग ऑपरेटेड टू जनरेट पावर एट लार्डरलो इटली एंड एट द गीजर्स इन कैलिफोर्निया। और इस तरह का जो सिस्टम है वो प्रेजेंटली अवेलेबल है दुनिया में पावर जनरेट करने के लिए लार्डरलो इटली में, और इसी तरीके से जो गीजर्स इन कैलिफोर्निया है वहाँ पर भी ये अवेलेबल है।